तो अब यह साफ हो चुका है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ रहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी यह कह दिया है कि जल्द ही सरकार नए गवर्नर के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन राजन की विदाई पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी इस पर सीधे सीधे मोदी को निशाना बना रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी राजन को कांग्रेस का एजेंट तक बता रहे हैं। इस बात के संकेत पिछले काफी वक्त से मिल रहे थे कि मोदी सरकार रघुराम राजन को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है। अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके कहा है कि डॉक्टर रघुराम राजन ने मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाने का फैसला किया है। सरकार उनके फैसले का आदर करती है और जल्दी ही उनके उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाएगा। रघुराम राजन भी साफ कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर 4 सितंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद वो वापस शिकागो में अपनी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में लौट जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा है कि भारत सरकार ने कटाक्षों, बेबुनियाद आरोपों और एक शानदार अकादमिक अर्थशास्त्री पर बचकाने हमलों के जरिए ऐसे हालातों को न्योता दिया। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि यह सरकार डॉक्टर राजन के लायक नहीं है। भारत का नुकसान हुआ। सवाल यही है कि क्या राजन के जाने से देश का नुकसान होगा। जानकारों के मुताबिक राजन को आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है और विदेशी निवेशकों में उनकी छवि भी अच्छी है। इसलिए राजन की विदाई का पहला असर शेयर बाजार पर दिख सकता है। सोमवार को बाजार में गिरावट दिख सकती है। दूसरा असर रुपए पर पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो सकता है। सूत्रों की माने तो भारत में तेज विकास को लेकर अंधों में काना राजा जैसे बयान और मेक इन इंडिया समेत सरकार की कुछ चुनिंदा योजनाओं पर राजन की टिप्पणी सरकार को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी के बयान से तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रघुराम राजन एक कांग्रेस का घुसपैठ था और हमारी पार्टी के सरकार के कामकाज पर यानी अड़चन पैदा करने के लिए उसकी नीति बनी थी। राहुल गांधी ने तो इसके लिए पीएम मोदी का नाम लेकर हमला किया है। राहुल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हैं, उन्हें रघुराम राजन जैसे विशेषज्ञ नहीं चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर राजन कि आपने मुश्किल वक्त में अर्थव्यवस्था को संभाला। आपके जैसे लोग ही भारत को महान बनाते हैं। हालांकि इन सारे विवादों के बीच रघुराम राजन ने यह भी कहा है कि जब कभी भी देश को उनकी जरूरत होगी वो हाजिर रहेंगे। तो यही बड़ा सवाल है कि रघुराम राजन के जाने से देश को नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ। इसी से जुड़े, बड़ी बहस से जुड़े कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राजन के जाने से नुकसान या फायदा, ये सबसे बड़ा सवाल बड़ी बहस का। इसके अलावा जो 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि सितंबर तक का कार्यकाल है, क्या केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 महीने पहले लिखी चिट्ठी, क्या दबाव बनाने के लिए या फिर जवाब जानने के लिए 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी गई है? क्या आरबीआई गवर्नर जैसे पद को लेकर भी अब राजनीति हो रही है? जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एजेंट हैं, और इसके अलावा बार बार जो हमले हुए, निजी हमले हुए रघुराम राजन पर, और अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात ऐसे बनाए गए, न्योता दिया गया, जिसकी वजह से रघुराम राजन ने अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। ये तमाम तरह के सवाल। और इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी के दबाव में सरकार ने दूसरा कार्यकाल नहीं दिया क्या? चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी से सांसद उदित राज हैं, कांग्रेस से संजय झा मेरे साथ हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता भी हैं, और साथ ही विजय विद्रोही मेरे सहयोगी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शंकर अय्यर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, आर्थिक विशेषज्ञ। सबसे पहले उदित राज जी, आप ही से मेरा सवाल है, नुकसान या फायदा रघुराम राजन के जाने से? क्योंकि अक्रॉस मतलब इंडस्ट्री, कोई भी बड़ा नाम आप ले लीजिए, हर किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को नुकसान हुआ है, इट्स नेशंस लॉस, ये कहा जा रहा है। नुकसान या फायदा रघुराम राजन के जाने से? देखिए, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि नुकसान और फायदे के रूप में। देश की आबादी 125 करोड़ है और लाखों लोग हैं जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और एक व्यक्ति विशेष से न कोई अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, न कोई उछाल आता है। उन्होंने अपनी सेवा दी और दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मीडिया ने बना रखा है।
उनकी नियुक्ति 3 साल तक के लिए ही थी और 2 महीने पहले, कहा जाए तो 2 ही महीने पहले, आज आधा 15 जून से बल्कि ज्यादा, जून भी आधा खत्म हो चुका है और 4 ही अगस्त तक, तो वर्किंग डे कितने बचते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, इतना भी लचीली नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष से व्यवस्था में सुदृढ़ता आ जाएगी या कमजोरी आ जाएगी। ये बहस ही बहुत ज्यादा सार्थक नहीं लगती है। उन्होंने सेवा दिया, एक विद्वान है और इकोनॉमिस्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने इंटरेस्ट दिखाई है, पूर्व में भी अभी भी दिखाया, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय झा हमारे साथ है कांग्रेस के। संजय जी, आप इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्यों राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं? क्यों तमाम बड़े नेता पी चिदम्बरम से लेकर हर कोई हमले कर रहा है? एक व्यक्ति के आने या चले जाने से पूरी अर्थव्यवस्था थोड़ी ना बैठ जाएगी, ऐसा कहना उदित राज का। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय विशेष जो लोग एक अर्थशास्त्र को समझते हैं, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स को समझते हैं, उनका आपने टिप्पणी सुना है। आप नारायण मूर्ति जी, जो जिनको लोग बहुत इज्जत करते हैं देश में, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो बौद्धिक लोग हैं उनका आप इस तरह से अपमान या उनको बेइज्जत करते हैं, ये यही सिद्ध करता है कि देखिए मोदी सरकार अंत में क्या किया। उन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को एक बेबुनियादी, बहुत ही घटिया तरीके के व्यक्तिगत आरोप लगाने दिए और मोदी जी हमेशा की तरह चुप रहते हैं। देखिए, वो बिल्कुल मुझे लगता है उनको विश्वास नहीं था कि रघुराम राजन जी उनके बात के साथ सहमत रखेंगे। उसका 2 कारण है। एक तो है कि रघुराम राजन का अपना दिल, अपना दिमाग है। उन्होंने इस सरकार की गलत एक जीडीपी जिसके बारे में मोदी जी हर जगह चर्चा करते हैं, उस पर उन्होंने प्रश्न उठाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक जो आपने कहा था कि एक सवाल का जवाब देंगे। अंधों के बीच में एक अचानक, हाँ। ये जो आप बातें बोल रही हैं पॉलिसी मैटर्स पर मतभेद तो कोई नई चीज नहीं है। डी सुब्बा राव की किस तरह से मतभेद थे पी चिदम्बरम के साथ, ये मेरे को आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। उन्होंने किस तरह का तंज कसा था अपना जब इस्तीफा उन्होंने दिया था, और पॉलिसी मैटर्स को लेकर, मौद्रिक नीति को लेकर डी सुब्बा राव और पी चिदम्बरम के बीच जो तल्ख रिश्ते थे, जो बयानबाजी हुई थी सार्वजनिक स्तर पर, वो ठीक था, ये गलत है? ये देखिए बहुत बड़ा फर्क है इसमें, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो है कि आप जानते हैं अच्छी तरह की ये सरकार को किसी पर विश्वास नहीं होता है। रघुराम राजन की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर, जो एक बहुत ही अहम एक पद है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आजकल जिस तरीके के हालात हैं उसमें आरबीआई गवर्नर का रोल अहम है, महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर इसमें पूरी राजनीति की जा रही है और उनको जबरदस्ती जानबूझ के हटाया गया है। जब इतने गलत आरोप लगाए गए थे रघुराम राजन पर, तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, अरुण जेटली और श्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे? क्योंकि वो सहमति दे रहे थे। देखिए, ये सरकार जो है ना, अंत में मैं समझता हूं कि ये काफी डरपोक सरकार है। इनको यदि कोई चुनौती देता, मुकाबला कंचन गुप्ता जी, क्या ये मौन स्वीकृति थी प्रधानमंत्री का चुप रहना सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर? तो ये सहने के लिए तैयार नहीं। एक मिनट उदित राज जी, एक मिनट कंचन जी, इनका आरोप निराधार है। हाँ, इनका आरोप मैं जवाब देना चाहूंगा। इनका आरोप निराधार है। जब अब सुब्बा राव जी का जब उदाहरण आपने दिया, तो सारी प्रश्नों का जवाब मिल जाना चाहिए इनको, फिर भी ये चुप नहीं रहे हैं। नहीं तो फिर आप ये बता दीजिए, आप भी ये बताइए ना। फिर ये जानते हैं कि उदित राज जी, सुब्बा राव का उदाहरण आपको भी उदाहरण देता हूं मैं। कौन गवर्नर रहा है? क्या ये अभी ये कह रहे हैं कि बड़े विद्वान हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि विद्वान है रघुराम राजन जी, तो क्या जो नया गवर्नर आने वाले हैं विद्वान है? सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कांग्रेस के एजेंट हैं, नियत खराब है। नहीं, इस तरह नहीं। देखिए ऐसा है, हमारे वित्त मंत्री जी का बयान आया, देखा आपने। प्रधानमंत्री जी का कोई बयान इसके ऊपर है नहीं, पार्टी का कोई बयान है नहीं। वित्त मंत्री जी का जो संबंधित मंत्रालय है और नेता है, उनका बयान आया कि हम स्वागत करते हैं, उनके काम की तारीफ भी करते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप उछालते नहीं हो। ठीक है,
लेकिन उस बात को मान लो जो कि आधिकारिक बयान न हो पार्टी का, उसको तूल दे करके इसको विवाद में ले जाना चाहते नहीं, हो। उस पे चुप्पी भी और तो ये होती है ना विवाद सर, की उस चीज पे है चुप्पी नहीं, मौन मैं कहना स्वीकृति के चाहता रूप में हूं। देखी जाती है। विवाद कंचन गुप्ता जी, क्या ये इसलिए इतना नहीं सरल है कि कल एक शख्स, जब 4 ठीक अगस्त है, के एक मिनट और बाद भी गेस्ट हैं सर, उदित जब राज जी, एक दूसरा मिनट। गवर्नर नियुक्त होंगे, हाँ। तब आप कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, किया जाएगा। कि हम गलत व्यक्ति को लाए हैं, नहीं है। ठीक है। अभी हम न उनकी आलोचना कर रहे हैं, काम की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कोई ये विवाद का मुद्दा बनता ही नहीं। जिस क्या तरह से कोई बनाया विवाद जा का रहा मुद्दा है। नहीं है कंचन गुप्ता जी? क्या ये इतना सरल है कि कोई एक शख्स आया, उसका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, वो जा रहा है, उसका अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या इतना सरल है ये सब कुछ? देखिए, ये आरबीआई के अब तक 23 गवर्नर हो चुके हैं। 1935 अप्रैल 1 को पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था, वो ब्रिटिश था। उसके बाद आज तक ये रघुराम राजन 23वें गवर्नर हैं। गवर्नर्स आते हैं जाते हैं, नए गवर्नर आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गवर्नर्स भी रहे हैं जिनके बारे भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, ही इज अ क्रैशिंग बोर्ड। अगर नाम भी लेना हो तो मैं कह दूंगा वो मनमोहन सिंह जी थे। और ऐसा कोई आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम ये कहें कि ये एक बड़ी एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। नहीं। आरबीआई के गवर्नर का टर्म सितंबर 4 को खत्म हो रहा है। वो जब आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए थे, उनको 5 साल का ऑफर दिया गया था, उन्होंने उसको मना किया था, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 3 साल की लीव मिली है और वो 3 साल के लिए इस पद में नियुक्त होना चाहेंगे। और आज जब वो जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इतना जो चर्चा हो रहा है, आलोचना हो रहा है, इसमें रघुराम राजन की कोई स्वीकृति है या वो इसको सपोर्ट करेंगे या वो मानेंगे कि उनकी... ये सब कहना कांग्रेस के, विजय जी, क्या ये सब कहना कांग्रेस के एजेंट हैं या ये कहना कि उनकी नीयत में खोट है? ये शब्द थे सुब्रमण्यम। नहीं, मैं एक बात बता दूं, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। जब वो कांग्रेस के साथ थे, सोनिया गांधी जी के साथ थे, तब भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। लोग आज उस बात को भूल रहे हैं। लेकिन पार्टी की पोजीशन देखिए, सरकार की पोजीशन देखिए। ठीक है, क्या पार्टी की लाइन अलग है, सुब्रमण्यम स्वामी की लाइन अलग है? विजय विद्रोही? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के बोलते होंगे और कोई ना कोई बैक कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि 10% विकास दर चाहिए तो इस आदमी को शिकागो भेज दो। एस गुरुमूर्ति का कहना है कि वो ग्लोबल इंडियन है, भारत को समझते नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच का दबाव आता है। उधर अमित शाह कहते हैं कि हमें इस मामले में कुछ नहीं बोलना है। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, आपको बोलना चाहिए। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से सहमत हैं, असहमत हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मीडिया इसमें इतनी रुचि क्यों ले रहा है? पूरी दुनिया उसमें रुचि ले रही है, पूरी इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने पूंजी लगाने वाले हैं, वो अगर रुचि ले रहे हैं और मीडिया उसमें रुचि ले रहा है तो कम से कम प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है 3 साल में तो, नहीं, एक मिनट, मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने आपको नहीं टोका। और जब वो 3 साल के लिए आए थे और 3 साल बाद उन्हें चले ही जाना था, तो जाते जाते आखिरी वक्त में इतना सब बोलने की और ऐसा माहौल बनाए जाने की आखिर क्या जरूरत है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अय्यर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शंकर, नुकसान या फायदा? देखिए, देश में जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बड़े पदवी पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उस प्रक्रिया को जिस तरह मैनेज किया गया है, इससे देश के रेपुटेशन का नुकसान हुआ है। इससे कई बेहतर तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता था। लेकिन आर्थिक जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं इनके बदले में कौन आ रहा है। दूसरी बात है, ईमानदारी से सोचेंगे अगर, तो ये हक जो होता है आरबीआई गवर्नर का अपॉइंट करने का, वो सरकार का होता है। और मुझे अचरज है कि मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं, बैंकर हैं, जो कंपनी वाले हैं, जो बोरोवर्स हैं, सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं कि इनको 2 साल की एक्सटेंशन होनी चाहिए, 2 बार एक्सटेंशन होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो 4 पहियों पर टिकी होती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक बजट जो फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मार्केट, और बाकी के जो मंत्रालय जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करते हैं। तो आरबीआई का रोल एक पहिए का रोल होता है। मेरा सवाल आपसे इसलिए था, ये इस रोल को आप कैसे... शंकर, मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आनंद महिंद्रा, दीपक पारेख, नारायण मूर्ति, किरण मजूमदार शॉ, इसके अलावा मोहनदास पाई, जितने भी
इकोनॉमिस्ट हैं या फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबकी तरफ से इसे यही कहा जा रहा है कि क्रेडिबिलिटी, बैंकेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशंस लॉस, देश का नुकसान, ये सारी टर्म्स यूज की जा रही है इनके जाने पर। इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या वाकई देश का इतना बड़ा नुकसान है इनके जाने से? देखिए ऐसा मैं है, मानता एक हूं, मिनट आऊंगा मैं उदित राज जी, एक बोलना मिनट शंकर, चाहूंगा। शंकर प्लीज। मैं मैं नहीं बोलना मानता कि चाहूंगा। देश का नुकसान हुआ। हाँ शंकर। मैं नहीं मानता कि इससे नुकसान, इसको नुकसान का जो ढांचा दिया जा रहा है वो सही है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि अगला गवर्नर कौन होगा। एक बात। दूसरी बात, देश में ये अच्छे थे और इनका काम अच्छा था, ये सही है, लेकिन इनके पहले जो 5 गवर्नर थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे। ये जो व्यक्ति विशेष अप्रोच जो आया है अपॉइंटमेंट में, एक्सटेंशन में, ये मैं समझता हूं कि ये देश में इकोनॉमिक प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए हानिकारक है। लोग अपनी राय दें, लेकिन ये ना कहें कि इनके बाद में कुछ अच्छा ही नहीं होगा। ये कोई मतलब स्वयंभू एकमेव भक्ति प्रदर्शन नहीं हो सकता है। ये सच बात तो ये है कि इन्होंने अच्छा काम किया, जितना काम उन्होंने किया वो सरकार के समन्वय के साथ काम किया। ये और बेहतर तरीके से शायद मैनेज किया जा सकता था अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिस तरह की बात अभी शंकर अय्यर ने कही कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल जो अपॉइंटमेंट्स बहुत होती है, बेहतर तरीके से मैनेज किया जा वो सकता नहीं था। हुआ उदित राज जी। इसमें सबसे बड़ी हानि जो सरकार की हुई है, सरकार की छवि पर हुई है। छवि को नुकसान हुआ क्या? इसमें कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, न छवि को नुकसान हुआ है। मीडिया बिना वजह को इसको तोले दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि उनको 3 साल की ही नियुक्ति थी। नंबर 3 की क्या पूरे दुनिया या भारत में कंपटीशन करके देख लिया गया है कि इनसे ज्यादा या इनके मुकाबले का कोई दूसरा विद्वान नहीं है। नंबर 4 की क्या जो नया गवर्नर आएगा क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। नंबर 5 मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ व्यक्ति लोगों का अपनी ओपिनियन से क्या देश चलता है, क्या देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। कंचन जी, ये तो कहा जा सकता है कि एक बेहतर अर्थशास्त्री को रिटेन नहीं कर पाई सरकार। रिटेन किया जाता तो शायद बेहतर होता। अब सरकार की क्या सोच है, सरकार कैसे सोचती है वो सरकार समझे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है कि इतने महीनों से इस पर चर्चा चली, क्या वो रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था और सरकार इस पर पहले ही कोई एक स्टेटमेंट दे देती तो वो अच्छा रहता। लेकिन जहां तक अभी जो चर्चा चली है कि ये कह रहे हैं कि इससे जाने से अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जा रहा है। अब ये अगर हम लोग केवल हिसाब करें कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आज इतना रो रहे हैं, रघुराम राजन जब वो 3 साल रहे आरबीआई के गवर्नर, उन 3 सालों में उन्होंने कितना निवेश किया इस देश में, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका भी उनका एक कोई हिसाब होना चाहिए। और जहां तक देखिए, हर एक सरकार के साथ आरबीआई गवर्नर की अगर पॉलिसी डिफरेंसेस हो तो वो उसके दो एंडिंग हो सकते हैं। एक है कि ग्रेसफुल एक एग्जिट होता है जो रघुराम राजन ने लिया है, और दूसरा होता है कि एक बहुत ही बिटर पार्टिंग ऑफ वेज होती है। ये क्या ग्रेसफुल एग्जिट है? ये जो चिदम्बरम ये जो रघुराम राजन का हो रहा है, क्या इसे आप ग्रेसफुल एग्जिट मानते हैं? हाँ, ये ग्रेसफुल एग्जिट जरूर है। वो अपना पूरा टर्म खत्म कर रहे हैं सम्मान के साथ। जिस तरह के निजी हमले उन पर हुए, जिस तरह की बातें उनको लेकर कही गई, क्या अभी भी इसको आप कह रहे हैं कि सम्मानजनक? देखिए, जहां तक हमलों की बात है, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उनके ऊपर हमले होंगे, और ये कहना कि नहीं हमला नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं होना चाहिए, वो सोच भी गलत है। और मुझे नहीं लगता है कि वो केवल सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कह दिया इस कारण से वो जा रहे हैं, ये सोच भी गलत है। विजय जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सार्वजनिक जीवन में रहता है उस पर हमले होंगे, लेकिन ये देखना जरूरी है कि हमला कौन कर रहा है और हमले की बैकिंग कहीं से है या नहीं। इन 2 चीज़ों में ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब मेरी चिंता यह है कि जो नया गवर्नर आएगा वो भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के हिसाब से चलेगा
क्योंकि कंचन गुप्ता कह रहे हैं कि अगर गवर्नर की आर्थिक सोच और भारत सरकार की आर्थिक सोच अलग अलग हो तो ऐसे में विदाई हो जाती है। या फिर वो सुब्रमण्यम स्वामी, एस गुरुमूर्ति संघ और स्वदेशी जागरण मंच की आर्थिक नीतियों के हिसाब से चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो क्या ये जरूरी होता है कि आरबीआई गवर्नर सरकार की सोच के हिसाब से चले? देखिए, दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय होता है, तभी देश में और नहीं होता तो तेजी ये से आगे हाल बढ़ होता है। सकती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढंग से हमले हुए लगातार और जिस ढंग से उनका जिस सरकार ने नियुक्ति की थी या जिस सरकार के कार्यकाल में वो रह रहे थे, उस सरकार को ऐसे हमलों का जवाब क्या नहीं देना चाहिए था, ये एक सवाल है। उदित राज और जी, आप जवाब हाथ नहीं खड़ा दिया, कर रहे चुप्पी हैं। साधी मैं तो एक क्यों? सवाल आपसे, आप चर्चा से शुरुआत जब से हुई आपसे मेरा एक सवाल, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका जाने से नुकसान या फायदा आप ये मत बताइए, बेशक लेकिन ये बता दीजिए कि क्या उनका काम अच्छा रहा, क्या उनकी नीतियों से देश को फायदा हुआ, ये तो आप कम से कम बता सकते हैं। जो उनका कार्यकाल रहा, क्या उससे देश को फायदा हुआ? वित्त मंत्री का बयान आपने देखा, जो इसी से संबंधित मंत्री हैं जेटली जी, उन्होंने कहा अच्छा काम किया। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि हमने तो कोई खराबी तो नहीं बताई। नहीं थी, फिर अगर अच्छे और अर्थशास्त्री जब थे तो कल उनको आप लोग रिटेन क्यों नहीं कर पाए? इनका टेन्योर पूरा हो रहा है। अरे भाई, क्या और अर्थशास्त्री दुनिया में है ही नहीं है क्या? सर पिछले हो सकता है इनसे 2 बेहतर दशक अर्थशास्त्री से, हो जाए। पिछले 2 या 125 करोड़ की आबादी है देश कोई छोटा है क्या? नहीं सर, पिछले 2 या ढाई दशक हो चुके हैं, किसी भी आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 5 साल से कम नहीं रहा है। ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं मेरे ख्याल से। 3 साल का कार्यकाल पिछले 2 से ढाई दशक में किसी आरबीआई गवर्नर का नहीं रहा है। उन्होंने खुद ही 3 साल की छुट्टी ली थी। 5 साल का दिया जा रहा था, 3 साल का भी किसी ने बोला, और 3 साल पूरा होने पर जा रहे। तो ये विवाद क्यों है? मुझे तो नहीं लगता कि विषय पर चर्चा भी होना चाहिए और कोई विवाद भी इस पर बनता है। अरे दुनिया, देश गरीबी, देश में तमाम समस्याएं हैं, पानी की दिक्कत है, तालाब सूख गए हैं और गरीबी है, भ्रष्टाचार है। उस मुद्दे को ले लो ना। क्या जरूरी है किसी मुद्दे पर बहस करना जिस मुद्दे पर कोई दलील? संजय साहब, पॉलिसी मैटर्स पर मतभेद तो होता है, तो इसमें इतनी ज्यादा हैरानगी वाली की क्या बात है? यूपीए सरकार में भी जो आरबीआई गवर्नर रहा, उसका सरकार के साथ मतभेद रहा है। कई उदाहरण अभी कंचन जी ने भी दिया यहाँ पर स्टूडियो में। अब मतभेद तो रहते हैं, डी सभाराव के पी चिदम्बरम के साथ रहे, कई उदाहरण है। तो इसमें इतना अप्रत्याशित क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उदित जी के साथ मैं सहमत हूं। देश में 125 करोड़ लोग हैं, लेकिन इनको एफसी में सिर्फ पहलाज निहलानी मिले, इनको एफटीआईए के लिए सिर्फ गजेंद्र चौहान मिले, इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ चेतन चौहान मिले। तो देखिए, ये आजाद एक संस्थाएं हैं और ये सच्चाई यही है कि रघुराम राजन जी ने इस सरकार को चुनौती और मुकाबला किया था जब उन्होंने कहा कि आपकी मेक इन इंडिया असफल है क्योंकि मेक फॉर इंडिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, अब जरा मुझे खत्म करने दीजिए, अभी सुनिए, मुझे खत्म करने दीजिए। बीच में कौन टोक रहे हैं, जरा हमको बोलने दीजिए जरा। अरे सुनिए, बीच में मत टोकिए। रघुराम राजन जी ने कहा था कि देखिए, आपका जरा उनको जरा बोलेगा चुप रहने के लिए। आपको मैं महंगाई के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण एक चीज बताना चाहूंगा। ये सरकार ने लगातार रघुराम राजन पर हमले किए कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। अरे इंटरेस्ट रेट कट किया है, फिर भी इन्वेस्टमेंट क्यों डाउन है? क्योंकि ये सरकार जो क्रोनी कैपिटलिज्म से बिल्कुल समझौता की हुई है, इन्होंने एनपीए को कम करने में असफल रहे हैं। तो आप बैंक रेट को 0% भी कीजिएगा, फिर भी यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सरकार बहुत लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एसआर टिप्स को भी देखिएगा तो मालूम हो जाएगा कि कैसे लोगों के साथ लेकिन अगर तो सच्चाई, लेकिन अगर संजय जी, मेरा आपसे सवाल होगा, से जो अपनी टिप्पणी की उससे ये सरकार बहुत कांग्रेस जमाने की है क्या? इन्वेस्टमेंट की कमी हुई है। ठीक है, नहीं अगर वो इतने ही अच्छे थे तो फिर देश में महंगाई का ये हाल क्यों है? लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं जिसका जिक्र अभी संजय जी भी कर रहे थे कि कौन होगा। अब सवाल यह कि रघुराम राजन का उत्तराधिकारी कौन होगा? वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि इसका ऐलान जल्दी होगा। रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के नाम का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा।
वैसे तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के साथ चर्चा कर गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, लेकिन समझा जाता है कि इस बार कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली एक सर्च कमेटी विभिन्न दावेदारों के बीच से पड़ताल और साक्षात्कार के बाद कोई एक नाम सुझाएगी और तब उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। वैसे तो दावेदारों को लेकर कई नामों पर अटकलें चल रही हैं, लेकिन उनमें से 5 नाम मुख्य रूप से उभरकर सामने हैं। इनमें रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक उर्जित पटेल, रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण, विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कौशिक बसु, सेबी प्रमुख यूके सिन्हा और भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया अरुंधति भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं। रघुराम राजन से करीब 8 महीने छोटे उर्जित पटेल का बतौर डिप्टी गवर्नर इसी साल कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। देश में पहली बार महंगाई दर का लक्ष्य तय करने का फैसला भी पटेल की अगुवाई वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। पटेल से 4 साल बड़े सुबीर गोकर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक हैं। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाले गोकर्ण मौद्रिक नीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। कौशिक बसु देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इस समय वो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर काम कर रहे हैं। बसु यूपीए सरकार के कार्यकाल में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र बसु ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी पूरी की है। अगला नाम है सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा का। पूंजी बाजार का खासा लंबा अनुभव रखने वाले सिन्हा नई पेंशन व्यवस्था का खाका तैयार करने और स्टैंप पेपर को नई शक्ति देने के लिए जाना जाता है। सेबी के मुखिया के तौर पर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को पूंजी बाजार से बाहर करने और सहारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का श्रेय भी सिन्हा को ही जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के मुखिया अरुंधति भट्टाचार्य भी रिजर्व बैंक की गवर्नर बनने की संभावित उम्मीदवार हैं। अरुंधति बैंक की पहली महिला प्रमुख हैं। 60 वर्षीय भट्टाचार्य को लगभग 4 दशकों का बैंकिंग का अनुभव है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति पहले 3 साल के लिए की जाती है, फिर उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। गवर्नर 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये वो नाम है जो चर्चा में है, और लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि कौन होगा आरबीआई का अगला गवर्नर। हमारे साथ शंकर अय्यर हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शंकर, कई आपने तो लिस्ट देखी, लंबी सूची है, तो फिर एक के जाने ना जाने से क्या फर्क वाकई पड़ता है? क्योंकि बड़े काबिल लोग हैं, अरुंधति भट्टाचार्य, यूके सिन्हा, कौशिक बसु, लंबी लिस्ट है हमारे पास। तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े देश में हम लोग ये समझ लें कि एक व्यक्ति के आने या जाने से बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि जिस तरह का आचरण हुआ उनके साथ, उससे कई लोगों को ठेस पहुंचा है और कई लोगों का कहना है कि सरकार की छवि को ठेस पहुंचा है। इसको बेहतर मैनेज किया जा सकता था। इतने बड़े ओहदे पर जो व्यक्ति हैं उन पर खुले बौछार हो और सरकार एक तरफ देखते रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो आपने लिस्ट दी है, इसके अलावा भी कई नाम हैं और ऐसा नाम चुना जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स को समझता हो, जिसकी एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स से हो और जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री दोनों के साथ समन्वय हो। और ये अलाइनमेंट जरूरी है। जब सरकार एक पर्टिकुलर आर्थिक नीति तय करती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबको साथ में चलना पड़ता है। लेकिन आपने एक बात महत्वपूर्ण कही, जो डिसीजन लेते हैं उसके पहले बहस हो सकती है, ठीक है, लेकिन नीति पर बहस नहीं। संजय, आप लगातार हम देख रहे हैं हाल के दिनों में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो महंगाई के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर की भी तो जिम्मेदारी बनती थी। तो अगर वो कह रहे हैं कि कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, तो आप इतने नाराज या क्यों चाह रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ता? चेक कीजिए, संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उनसे बात करेंगे। लेकिन कंचन गुप्ता जी, ये जिसका जिक्र आपकी आवाज आई है, मेरा आपसे सवाल, मैंने आपका प्रश्न नहीं सुना। मेरा आपसे सवाल ये है कि महंगाई को लेकर तो आप मोदी सरकार पर हमला बोल रहे थे, और महंगाई के लिए क्या आरबीआई की नीतियां जिम्मेदार नहीं, जिसके गवर्नर के जाने पर आप लोग इतना अफसोस कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा? देखिए, आपने सही प्रश्न पूछा। ये कि यही तो पूरा एक जो दुविधा या समस्या है, यही था रघुराम राजन के लिए।
उनका प्राथमिकता था कि आप महंगाई कम करें। ये सरकार कह रही थी कि आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए। कोई भी आदमी जो अर्थशास्त्र समझता है वो जानता है कि इंटरेस्ट रेट कम करने से बड़े उद्योगपति का ही कॉस्ट कम होता है। तो क्या वो महंगाई काबू में करने में कामयाब रहे? तो और रघुराम राजन, तो और भी तकलीफी बढ़ती है। महंगाई रोकनी थी। देखिए, महंगाई को कम करने में उन्हीं का जो सफलता है, या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल का दाम, उसी के कारण जो भी महंगाई थोड़ा कम हुआ। लेकिन आज जो महंगाई बढ़ रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग इतनी जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, पॉलिसी भी कोई चीज होती है। नहीं, आप लोग जो रघुराम राजन से नहीं सहानुभूति दिखा रहे हैं, मोदी क्या वो महंगाई को काबू में करने के लिए सफल रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, हम तो यही दोहराना चाहेंगे कि रघुराम राजन जी ने पारदर्शिता के साथ काम किया, लेकिन जब भी उन्होंने मोदी सरकार पे प्रश्न उठाए, उन्होंने इंटॉलरेंस पर अपने टिप्पणी की, उन्होंने हिटलर का एक एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने कहा कि देश में एक तानाशाही का माहौल है, तो मैं समझता हूं कि इनको ये सरकार, इनके पास जो कहते हैं ना कि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आलोचना करें, ठीक है, मोदी कंचन सरकार जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये राजनीतिक ये सारी चीजें क्या वजह हो सकती हैं? एक निर्णय जो आईआईटी में उनका लेक्चर था बताया जा रहा है, वो भी एक रीजन था, या उनके साथ जो आचरण हुआ, ये सारी रीजंस पाइल अप हुए या बढ़े, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि मैं अगला कार्यकाल नहीं लूंगा? नहीं, ये भी रीजन शायद हो सकते हैं। नहीं, आईआईटी का पूरा भाषण पढ़ ले, वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो इतना इंटॉलरेंस की बातें कर रहे हैं, उनको इतनी भी टॉलरेंस होनी चाहिए कि जो बात उन्हें ना पसंद हो उस बात को भी वो सुने। देखिए, ये सब बेकार की बात है। अभी जो बात आ रही थी महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स की बात आ रही थी, ऐसा नहीं है कि रघुराम राजन गवर्नर रहते हुए उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाया, उन्होंने घटाया था। शायद 150, मुझे सटीक याद नहीं है, शायद 150 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने अलग अलग समय में कुल मिला के इंटरेस्ट रेट घटाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने 150 पॉइंट जो बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट घटाया, जो लेंडर बैंक्स हैं, बैंक्स ने उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं घटाया, नहीं, जिससे ऑफटेक, जिसको कहते हैं, ऑफटेक नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई और बैंक्स के बीच में जो मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग में कहीं पर गड़बड़ थी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा रही है, बैंक्स नहीं, लेकिन क्या शंकर ये मोदी पॉलिसी रेट है। नहीं, क्या शंकर ये पॉलिसी रेट घटाना बढ़ाना क्या आरबीआई गवर्नर का प्रेरोगेटिव नहीं होता? नहीं, ये कोई व्यक्तिगत प्रेरोगेटिव नहीं है। ये जो डिसीजन होता है वो डेटा डिपेंडेंट होता है, और डेटा को देख के इस पर तय होती है। एक कमिटी होती है आरबीआई के अंदर भी। हाँ, ये सही है कि आरबीआई का गवर्नर उन सबको ओवर रूल कर सकता है, लेकिन जो नई कमिटी बनेगी उसके बाद में वो वोट बेसिस पर होगा, और ये डेटा डिपेंडेंट है, हर देश में होता है। लेकिन एक बात, जो महंगाई की बात बार बार उठ के आ रही है, पिछले 25-30 साल में जो खाद्य पदार्थ की महंगाई है, उसको कोई आरबीआई या कोई सरकार कम नहीं कर पाई है। वो अपने तौर तरीके से चलती है। लास्ट कमेंट विजय आपसे जल्दी से। जो मेन आर्थिक ढांचा है उसका और जो फूड इन्फ्लेशन है उसकी कनेक्शन नहीं है। लास्ट कमेंट विजय आपसे जल्दी से। मेरे को तो गालिब का एक शेर याद आता है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो तेरे कूचे से हम निकले। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से शायद विदाई हो सकती थी, जिसका जिक्र शायद कंचन गुप्ता भी कर रहे थे कि हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कंचन गुप्ता जी, शंकर अय्यर, विजय विद्रोही और संजय आपका, और उदित राज भी हमारे साथ थे, बीजेपी के सांसद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।